जान लिया, उसकी परिभाषा भी हमने समझ ली कि राजस्थान के लोक देवता क्या होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि पंच पीरों में सम्मिलित लोक देवता कौन से हैं, और उन पंच पीरों में से एक पीर का नाम आया था, और पीर की परिभाषा मैं बता चुका हूँ। जिसने लेक्चर नहीं देखा है वो लेक्चर देख ले, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। और अगर आपको चाहिए कि इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आए, तो आप पिछले वाले वीडियो को जाके देखना, और उसमें देखना पूरी पाबू जी की कथा के बारे में मैंने बता रखा है, स्टार्ट करा हुआ है। पहला फेज में कंप्लीट करा चुका हूँ, अब हम आज दूसरा फेज हम कंप्लीट करेंगे। तो पाबू जी के बारे में कहानी मैंने सुना दी थी, पाबू जी का जन्म बता दिया, उनके पिता का नाम जो कि दांदल जी, और उनकी पत्नी का नाम सुप्यार दे, जिसे वो प्यार से सुप्यार दे कहते थे, और माता का नाम कमला दे था। अब हम बात करते हैं आगे, क्योंकि जब हमने यहाँ पिछला लास्ट ये पढ़ लिया था, जब ये शादी के लिए जा रहे थे तो केसर काल में एक घोड़ी है जो देवल चारणी से इन्होंने प्राप्त करी थी। उस देवल चारणी की घोड़ी पर जो केसर काल में है उस पर बैठकर ये गए थे अमरकोट। अमरकोट में इनका विवाह हुआ था, और अमरकोट के राजा सूरजमल सोढ़ा की पुत्री के साथ इनका विवाह हुआ था। अब वहां पे मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्टिंग चीजें बताई थी कि वहां पे ये इतने सुंदर थे, क्योंकि पाबू जी एकदम ड्रेसिंग थे, एकदम स्मार्ट थे। और जब इनको देखने के लिए आसपास के लोग वहां पे आए, जिसमें खासकर लड़के, तो बताया जाता है, किंवदंती एक कहानी है, बताया जाता है कि छत पे से जब ये देख रही थी लड़कियां तो वो गिर गई थी इन्हें देख के, इतना सुंदर रूप था इनका। और उसके बाद में केसर काल में घोड़ी वो अलग ही, उसका भी सुंदरता का बखान नहीं कर सकते हम, बहुत ही सुंदर घोड़ी थी। अब ये गए तोरण मारने के लिए, तो वहां पे थोड़ी सी चालाकी ये रखी गई उनकी सालियों के द्वारा, थोड़ा सा मजाक में या व्यंग में ऐसा कहा गया कि दूल्हे तो आप अच्छे लग रहे हो, लेकिन आप तोरण मार के दिखाओ, क्योंकि उन्होंने उनकी हाइट से भी ज्यादा, मतलब कि 5 से 7 फुट ऊंचा तोरण द्वार पे उस तोरण को बांध दिया था। अब बात रह गई, इज्जत पर बात आ गई। अब पाबू जी ने कहा कि ठीक है, तोरण तो मैं मारूंगा और मार के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब उन्होंने क्या करा कि भाई केसर कालमी से कहा कान में कि केसर कालमी आज इज्जत का सवाल है, बचा लेना। अब केसर कालमी ने अपनी दोनों टांगे ऊपर आगे करी और ऊपर की ओर करी, और उससे ऊपर भी तोरण था। फिर पाबू जी ने अपनी तलवार से उस तोरण को छुआ, जैसे कि इस साइड में लग रहा है इतना ऊंचा है, यहाँ तक उसने घोड़ी ने पैर रख दिए, फिर तोरण पे उन्होंने तोरण मार दिया बाबू जी ने, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, जब वो फेरे ले रहे थे, तो फेरे लेते 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 देवल चारणी की आवाज आई, उनके कानों में सुनाई दी। देवल चारणी की आवाज आ रही थी कि बाबू जी आपने वचन दिया था कि आप मेरी रक्षा करोगे, लेकिन मुझे आज आपकी रक्षा की आवश्यकता पड़ गई है, आप मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि आपके जो बहनोई है जींदराव खिलजी, उन्होंने मेरी गाय चुरा ली है और मुझे मेरी गाय चाहिए। अब ये बात सुनने को आई बाबू जी को, बाबू जी ने कहा कि ठीक है। जब वो फेरे ले रहे थे, हिंदू वैवाहिक परंपरा में माना जाता है कि 7 फेरे होते हैं, वो 4 फेरे वो ले चुके थे। जब ये उनके पास एक खबर आई कि देवल चारणी आपको बुला रही है, तो उस चौथे फेरे में उठकर बाबू जी चले गए, और जाकर उन्होंने देवल चारणी से कहा कि बहन आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। और फिर वो वहां उनके साथ गए, और डेचू नामक गांव जो कि जोधपुर में पड़ता है, वहां पर जाकर इन्होंने अपने बहनोई जींदराव खिलजी से युद्ध किया। अब उस युद्ध का परिणाम ये हुआ कि बाबू जी घायल हो गए, और घायल होने के बाद में फिर उन्होंने युद्ध लड़ा, युद्ध लड़ते लड़ते वो वीरगति को प्राप्त हो गए। उसके बाद ये खबर पहुंच गई अमरकोट यानी पाकिस्तान में, और वो विवाह वहीं पर हो रहा था। तो अब इस घटना को सुनकर जो उनकी पत्नी है वो बाबूजी के पास गई, और उनके जो वस्त्र थे उन वस्त्र के साथ वो सती हो गई। तो ये पहली ऐसी महिला है जो वस्त्र के साथ सती हो गई थी।
तो इसमें जिक्र आएगा, सती प्रथाओं में आएगा कि सती में बताया गया है कि सती होती क्या है। उनके बारे में होता है कि वो जब उनका पति मर जाता है तो वो उनके साथ साथ उनकी चिता पर बैठ जाती है, लेकिन ये उनके वस्त्र लेकर सती हुई थी, ठीक है, क्योंकि ये वहां तक पहुंच नहीं पाई थी इतना, और ये सती हो गई थी। अब इनकी बैक स्टोरी सुनाता हूं मैं, इतना तो यहाँ तक हो गया था, क्योंकि स्टोरी के अकॉर्डिंग आप जब सुनोगे तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा, और शायद हो सके तो आपके दिमाग में भी बैठ रहा होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो। और इसके बाद में मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बाबूजी के बचपन की स्टोरी, ठीक है। उस बचपन में क्या हुआ था, अब बचपन में, अब देखो उनका जन्म कैसे हुआ, क्या कहानी है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये राजकुमार थे, ठीक है, इनके पिता धांधल जी राठौड़, माता कमला देवी। तो ये बताया जाता है कि पुरानी कहानी ये है कि एक दिन क्या हुआ कि धांधल जी अपने महल में एकांत में बैठे हुए थे, इनका मन नहीं लग रहा था। जैसे आपका भी मन नहीं लगता है तो आप लाइब्रेरी से निकल के अपना घोड़ा यानी कि मोटरसाइकिल लेके निकल लेते हो कहीं इधर उधर, या फिर कहीं पे भी आप घर में बैठे हो पढ़ाई कर रहे हो तो आप निकल जाते हो इधर से उधर। तो इनका भी मन शांत नहीं था, इनको कुछ जो चिंता थी वो सताए जा रही थी। तभी उन्होंने सोचा कि चलो थोड़ा सा सैर करके आते हैं। वो सैर पे निकल लिए, तो इन्होंने अपनी लैम्बोर्गिनी उठाई यानी अपना घोड़ा उठाया और उस घोड़े को उठाकर वो चल दिए। उसके बाद में क्या हुआ, जब ये जा रहे थे तो इनको एक आवाज आई कि जैसे कोई जानवर शायद पानी पी रहा हो तालाब पे। तो उनको ऐसी आवाज आई, क्योंकि शांत माहौल रहता है शाम के टाइम पे, और वहां पे उनको लगा कि यार कोई जानवर है जो पानी पी रहा है तो मैं शिकार कर लूं। तो अब क्या हुआ, वहां पे जब ये गए तालाब के पास पहुंचे तो वहां पर कुछ महिलाओं का समूह था, वो स्नान कर रही थी, और उनमें से एक थी कमला देवी। अब इनको पता चला कि वहां पर कोई लेडीज है, वहां पर कोई महिला है जो वहां पर स्नान कर रही है। तो ये जब गए पास में जाके देखा तो वो कमला देवी थी, वो उनसे इनकी पहली मुलाकात हुई यानी पहली भेंट हुई उनकी वहां पर। अब ये वहां उनसे मिलने के बाद में इनको पता चला, कमला देवी ने बताया कि मुझे जाने दो, मैं आपसे ज्यादा देर बात नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि उन्होंने जब कमला देवी को देखा तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। वो होता है ना कि पहली बार वाला प्यार, वो उनको हो गया कि फर्स्ट बार देखा तुझे लव हो गया, सेकंड टाइम में दिल हो गया, तो वो वाला प्यार हो गया इनको। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन उनके लिए ये था। तो बाबूजी के पिता यानी धांधल जी को कमला देवी से लव स्टोरी स्टार्ट हो गई। अब स्टार्ट ऐसे हुई कि अब कमला देवी बोल रही है कि मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं इंसान नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि क्या बात कर रहे हो, आप इंसान नहीं हो? उसने कहा कि हाँ मैं इंसान नहीं हूँ, मैं एक अप्सरा हूँ, ठीक है। उन्होंने कहा कि मैं अप्सरा हूँ और मैं इंद्र लोक में रहती हूँ, हम यहाँ पर सिर्फ सैर करने आए थे, और अब क्या है कि रात हो चुकी है, अब मेरे साथ की सारी सखियां जा चुकी है, हमको ये वरदान प्राप्त है कि अगर हम धरती लोक में आ जाते हैं और हमें कोई देख लेता है धरती लोक में, या फिर हम रात के अंधेरे में रुक जाते हैं, तो हम इंसानी रूप में हो जाते हैं। अब मैं इंसानी रूप में हो चुकी हूँ क्योंकि आपने मुझे जाने नहीं दिया है। तो फिर उसने कहा कि नहीं, ये तो अच्छा हुआ, मेरे लिए भी अच्छा हुआ। फिर उन्होंने उनको प्रपोज कर दिया, और प्रपोज कर दिया तो फिर कमला देवी ने कहा कि ठीक है, जब अब मेरा जाने का रिटर्न टिकट है ही नहीं और अब मुझे जब यहीं पे रहना है, तो अब आप सुनिए कि आप हे राजा जी, आप सुनिए धांधल जी, मेरी एक शर्त है, मैं आपकी रानी बनने के लिए बेशक तैयार हूँ, बट मेरी एक शर्त है, टर्म एंड कंडीशंस लगा दी उन्होंने। और वो टर्म एंड कंडीशंस क्या लगाई कि मुझे अलग महल चाहिए, फैसिलिटीज अच्छी चाहिए, मतलब एसी वैसी, बाथरूम बढ़िया, लग्जरियस, तो लग्जरियस चाहिए। राजा ने कहा कि भाई वो बोलते हैं ना कि प्यार में पड़ने वाला सब कुछ लुटाने को तैयार रहता है, उसी तरीके से ये भी तैयार हो गए थे धांधल जी कि ठीक है तू बोल, वो मैं करूंगा।
उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे एक अलग से महल चाहिए, उस महल में मुझे सारी सुविधाएं चाहिए और आप भी नहीं चाहिए मुझे उसमें। ध्यान रखना, जब मेरी मर्जी होगी ना, जब मैं आपको बुला लूंगी, उसके अलावा अगर कोई भी मेरे पास आया ना तो मैं तुरंत उसी दिन से चले जाऊंगी। उन्होंने कहा कि यार ये तो बहुत बड़ी शर्त रख दी तूने, मैं तो तुझसे मिलना चाहता था और मिलने के लिए तो आऊंगा, और वो भी अब तेरी परमिशन से मुझे आना पड़ेगा। चलो, उसने कहा कि ओके डन, ओके है इस बात के लिए। अब ऐसा हुआ, उन्होंने अलग से महल बनाया बाकायदा उनके लिए, लग्जरियस सुविधाएं रखी, सब कुछ रखा उन्होंने। उसके बाद में जब एक रात की बात है, क्योंकि वो रात के टाइम पे वो जाते थे मिलने के लिए, एक रात की बात है, उससे 5-6 महीने बीत चुके थे, साल भर का टाइम निकल गया था। अब बात हुई, उनके पुत्र भी हो गया, ठीक है, उनके पुत्र हो गया। जब तक उन्होंने कोई प्रश्न नहीं पूछा दानदल जी ने कमला दे से, और वो जब भी कमला दे बुलाती वो जाते थे। अब उनके प्रश्न उठा कि यार ऐसा है क्या कि मैं राजा होते हुए भी मैं अपनी मर्जी से नहीं जा सकता अपनी रानी के पास, और जिसे मैं इतना बेहद प्यार करता हूँ उसके पास नहीं जा पा रहा हूँ। बोलो, सबसे बड़ी विडम्बना तो यही है मेरे लिए। अब उनके दिमाग में चली ये बात, और वो बोलते हैं ना कि कोई चीज सोच लो तो रातों की नींदें उड़ जाती है। जैसे तुम सोच लेते हो ना ये एग्जाम आने वाला है, नींदें उड़ गई, कि कल का टेस्ट है, नींदें उड़ गई, तो बस वैसे उनके साथ उनकी भी नींदें उड़ चुकी थी। अब उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अब की बार बिना बुलाए जाऊंगा और देखता हूं कि क्या करती है वो। उनके ईगो पे आ गई बात। अब ईगो पे आ गई तो भाई साहब राजा तो राजा ने अपनी तलवार उठाई, ड्रेसअप किया, वेश बदला उन्होंने, और वो रात के अंधेरे में गए और अपने दूसरे महल में जब गए और बिना दरवाजा खटखटाए अंदर घुस गए, एंट्री कर ली उन्होंने। नॉक भी नहीं किया कि मैं आई कम इन, ये भी नहीं बोला उन्होंने, वो चले गए डायरेक्ट अंदर। अंदर जाके देखा तो उन्होंने एक ऐसा माजरा देखा कि बिलीव नहीं होगा आपको भी। अब क्या देखा? अब उन्होंने देखा कि वहां पर कमला दे है ही नहीं, वहां पर एक सिंगनी है, शेरनी। वो क्या कर रही है, ये उनके बच्चा है जो पाबूजी है उनको दूध पिला रही है। अब ये माजरा उन्होंने देखा और उनके हाथ से तलवार गिर गई। अब उस तलवार की आवाज सुनी और वो सिंगनी ने, उस शेरनी ने अपना रूप धारण करके कमला दे के रूप में आ गई। फिर उन्होंने कहा था कि राजा जी, मैंने मना किया था कि आप बिना मेरी परमिशन के नहीं आ सकते हो, लेकिन आज आप आ गए हो। 1 साल आपने ये सब चीजें मानी, लेकिन आज आपने ये सब तोड़ दिया है, और बस मेरा आज यहीं पर लास्ट डे है। अब मैं इसके बाद इस लोक में नहीं टिकूंगी, क्योंकि मैं ना तो इस लोक की, ना मैं उस स्वर्ग लोक की। अब मैं मेरा जीवन यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। फिर उन्होंने बहुत क्षमा मांगी कि मुझसे गलती हो गई, या फिर मैं देखना चाहता था, पर नहीं, उनको वरदान था। इस वरदान के लिए वो गायब हो गई और अब उस बच्चे को छोड़ दिया बाबूजी को। बाबूजी अब धीरे धीरे राजकुमार अब बड़े होने लग गए। तो अब जो राजा थे दानदल जी, अब वो बुढ़े होते जा रहे थे। अब उन्होंने अपने शासन की बागडोर बाबूजी को संभाल दी कि भाई बाबूजी ये पकड़ो, कि बेटा ये पकड़, ये पूरा मारवाड़ क्षेत्र ये तुझे संभालना है। अब धीरे धीरे वो बड़े हो गए तो ऐसे वीर योद्धा थे वो, क्योंकि उन्होंने सिंगनी का दूध पिया था ना, शेर का दूध पिया था, शेरनी का दूध पिया था ना, और उनके पास उनकी माँ अप्सरा थी, तो अप्सरा का रूप उनके लिए, और बहुत ही शानदार रूप, ऐसा कोई फिल्म स्टार का नहीं होगा, किसी का नहीं होगा ऐसा रूप कि जो आंखों में अगर एक बार देख लिया तो वो ही वो भाई। वो कहते हैं ना कि बस तुझे देखा, देखता गया, देखता चला गया, ऐसा कुछ उनके साथ सीन हुआ। अब ये स्टोरी उनके बचपन की थी। अब क्या हुआ, अब आते हैं अपन उनकी शादी वाले क्लाइमैक्स पर। वो जो घोड़ी थी केसर कालमी, वो केसर कालमी और कोई नहीं थी बल्कि उनकी माँ कमला दे थी, जिन्होंने घोड़ी का रूप धारण करके
वापस से जन्म लेकर वो आई थी, और वो और उन्होंने अपनी पीठ पर अपने बेटे को घुमाया था, जो कि उनकी अंतिम विश थी, और उन्होंने अपनी पीठ पर घुमाया। कमला देवी ने घोड़ी का रूप धारण करके आई थी, और वो खुद भी अप्सरा थी। तो देखो केसर काल में भी कितनी सुंदर घोड़ी थी। इस तरीके से ये कहानी उस कहानी में कनेक्ट होती है। तो आई थिंक आपको पाबूजी के बारे में पूरी स्टोरी पता चल गई होगी। पिछला भी वीडियो आप देख लेना, बहुत ही अच्छा वीडियो बना रखा है। उसमें आपको कोई भी आपको शिकायत हो ना, तो आप मुझे कमेंट के द्वारा बोल सकते हो। अब इसमें देखो, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पाबूजी ने कुछ पुस्तकें लिखी थी। आओ उन पुस्तकों के बारे में, पाबूजी ने नहीं मतलब पाबूजी के ऊपर जो पुस्तकें लिखी थी उन पुस्तकों के बारे में हम देख लेते हैं। बाकी युद्ध स्थल में वो मारे गए थे, शहीद हो गए थे, ठीक है। और उनके वस्त्रों को लेकर सती हो गई थी उनकी पत्नी सुप्यारदे। और ये सुप्यारदे कौन थी, ये भी स्टोरी में आपको अगले वाले वीडियो में बताऊंगा। ये सुप्यारदे और कोई नहीं थी, इनका भी पुनर्जन्म हुआ था। तो इसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा, थर्ड वाला वीडियो। उसमें आपको बताऊंगा कि मैं ये सुप्यारदे कौन थी, इनका पुनर्जन्म हुआ था। तो ध्यान रखना, इसके लिए आप कीप वॉचिंग। अब देखो नेक्स्ट, इनने जो पुस्तकें लिखी थी वो पुस्तकें इनके ऊपर जो पुस्तकें बनी थी वो पुस्तकों के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो आइए देखते हैं पुस्तकें कौन कौन सी थी। पाबूजी की जो पुस्तक थी वो थी पाबूजीरा दुहा। याद करना है, आएगा 1-2 प्रश्न इसमें से आते हैं पुस्तकों में से, पुस्तक और उसका लेखक, ठीक है। तो देखते हैं, पाबूजीरा दुहा ये लिखी थी लगराज ने। रिपीट करो, पाबूजीरा दुहा लगराज। पाबू प्रकाश आशिया मोड़जी। तो ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है, ये सुपर मोस्ट लगा लेना। ये प्रश्न कई बार आ चुका है, बीएसटीसी का तो फेवरेट है ये, उसमें तो आएगा जरूर। पाबू प्रकाश के रचयिता है आसिया मोड़जी। पाबूजीरा सोरठा ये लिखा था रामनाथ कविया ने। अब याद भी मैं ही करा देता हूं, चलो। पाबूजीरा सोरठा रामनाथ कविया। पाबूजीरी वाद लक्ष्मी कुमार चुड़ावत। एक बात ध्यान रखना, ये जो लक्ष्मी कुमार चुड़ावत थी बीकानेर की राजकुमारी थी, इनको पुस्तकें लिखना पसंद था। तो जहां पर भी एक ट्रिक देख लो, जहां पर भी वात आ जाए ना, वात, और उस वात के अंदर आंख बंद करिए, आंसर लिख देना लक्ष्मी कुमार चुड़ावत। कोई सी भी बात आ जाए, बाबूजीरी बात है या फिर कोई सी भी बात हो। बगड़ावत भी इन्होंने लिखी थी पुस्तक, लक्ष्मी कुमार चुड़ावत ने। नेक्स्ट, बाबूजीरा रूपक ये लिखी थी मोती सर बख्तावर। अब इसको कैसे याद करें, मोतियों जैसा रूप, मोतियों जैसा रूप, इसलिए बाबूजीरा रूपक लिखी थी पुस्तक मोती सर बख्तावर ने। नेक्स्ट ध्यान देना, बाबूजीरा छंद आएगा, क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली। बाबूजीरा छंद बीटू मेहा ने लिखा था बाबूजीरा छंद। उसके बाद में बाबूजीरी चौरी। चौरी बताते हैं ना, चौरी का मतलब क्या होता है, मंडप होता है, ठीक है। उस मंडप पे जहाँ पर विवाह होता है, फेरे लिए जाते हैं, उसको चौरी बोलते हैं। तो बाबूजीरी चौरी लिखी थी मेघराज मुकुल ने। अब मेघ का मतलब होता है बादल, बारिश आ जाती है ना, चौरी। तो बाबूजीरी चौरी लिखी मेघराज मुकुल ने। उसके बाद बाबूजीरे गीत ये लिखी थी बाकीदास ने। वाक्य हो गए थे गीत गाते हुए, तो इसलिए बाबूजीरे गीत लिखी बाकीदास ने। इस प्रकार से बाबूजी की कुछ पुस्तकें हैं और इनके लेखक हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, इनमें से ही प्रश्न बनेगा, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना, ढंग से ले लेना। ये हुआ बाबूजी का सेकंड जो अपना वीडियो है। अब थर्ड वीडियो में बाबूजी का लास्ट जो भी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न बच रहे हैं वो हम बनाएंगे। और एक और चीज कमेंट में जरूर बता देना, अगर आपको पता है कि उनकी जो पत्नी है सुप्यारदे वो पिछले जन्म में किसका रूप थी। आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो उसके लिए थर्ड वीडियो के लिए आप वेट कर लेना। तीसरा वीडियो होगा, उसमें बहुत ही फैंटास्टिक तरीके से मैं बताऊंगा कि क्या थी वो, क्या किसकी बेटी थी, कौन थी, क्या वो अप्सरा थी, क्या वो भी नहीं।
वो सब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अगले वीडियो के लिए आप वेट करिए। वीडियो अच्छा है लग रहा है लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ताकि आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल सके। और बेटर ग्रोथ के लिए और बेटर नॉलेज के लिए, बेटर एक्सपीरियंस के लिए माही पाठशाला इस पेज को फॉलो कर लेना, लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। दैट्स इट। अच्छा लगे वीडियो तो आप बताना, और आगे मैं आपके लिए बना ही रहा हूं अगला वीडियो, तो तैयार रहना। बाय, टेक केयर।